नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में स्वागत है आपका। बायो के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी की जो बड़े लेवल पे ब्रांचेज होती हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, उनका एक ओवरव्यू भी बता चुका हूँ। और हमने कहा था कि हम जूलॉजी से शुरुआत करेंगे। तब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, स्पेशली नया शब्द यूज करते हुए बोला था कोशिका, सेल। मैंने बताया था जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो होती है, फंक्शनल यूनिट जो होती है, वो सेल यानी कोशिका होती है। मतलब जहाँ जीवन शुरू हो सकता है वो एक पॉइंट होता है कोशिका। कोशिकाओं के मिलने से बनता है ऊतक, ऊतकों के मिलने से बनते हैं अंग, अंगों के मिलने से बनते हैं अंग तंत्र। और फिर हमने यही बोला था कि अब हमें ह्यूमन बॉडी पढ़ना है, तो हम ह्यूमन बॉडी में अलग अलग अंग तंत्रों को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा एक अंगों का तंत्र है जो पाचन करने में उपयोगी होते हैं। यानी जो हम भोजन लेते हैं उसे पचाना, पचा करके उसमें से जो ऊर्जा या प्रोटीन जो आवश्यक होता है उसे हमारे शरीर में ऑब्जर्व करना उसमें जरूरी होते हैं। तो ये होता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज के इस टॉपिक में हम पाचन तंत्र देखेंगे। उससे जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशंस, यानी पोषण पे आधारित, इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो। ठीक है, तो देख लेते हैं ओवरव्यू में। हमारा टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो अपना पोषण यानी न्यूट्रिशन रहेगा। सबसे पहला सवाल रहेगा कि सर ये पाचन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और कैसे होता है। कैसे पे तो ये पूरा लेक्चर है ही अपना। देखो, हम दिन भर बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, सुबह से लेके शाम तक दिन भर कोई ना कोई एक्टिविटीज करते रहते हैं जिसमें हमारा शरीर ऊर्जा खर्च करता है। ऊर्जा खर्च होती है तो उसके लिए फिर से शरीर के लिए दोबारा से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके अलावा शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं खत्म होती रहती हैं, बनती रहती हैं, तो नई कोशिकाओं के जन्म के लिए फिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर वृद्धि करता है यानी ग्रोथ करता है, तो उसके लिए भी किसी ना किसी पोषण की आवश्यकता होती है। उसके अलावा भी शरीर में बहुत सारी क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा, ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स, इस टाइप में आवश्यकता होती है, जो हमारा ये पूरे लेक्चर सीरीज में आपको समझ में आता जाएगा एक एक करके। तो हमें बाहर से पोषण या बाहर से हमें भोजन लेना होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा अपना पोषण वाला, उसमें इन सब पे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हम ह्यूमन बॉडी के अंदर पाचन तंत्र जो है उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आवश्यकता क्यों है कि दिन भर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें खाना खाना पड़ता है। वो खाना डायरेक्टली ऊर्जा का फॉर्म में नहीं होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। जो हम खाना लेते हैं वो बड़े बड़े अणुओं के रूप में होता है, जिनके नाम मैंने आपको बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। उसके अलावा खनिज भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं और जल भी होते हैं। वो बड़े बड़े अणु जो हैं वो डायरेक्टली ऊर्जा नहीं दे सकते। अब उन बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलना होता है, और ये सारी प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? अपने पाचन तंत्र के द्वारा, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं। अंग किस तरीके से? मुंह आता है, उसके अलावा अपना पेट आता है, लीवर आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब आते हैं। ओके, पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र, इसे हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं, एक आहार नाल और एक संबद्ध पाचन ग्रंथियां। एक तो पूरा अंग होंगे और उनकी सहायता करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो पाचन ग्रंथियां जो होती हैं उनके बारे में होता है। तो कौन कौन से हैं? मुख हुआ था, ग्रास नली, अमाशय, आंत। ये अभी थोड़ी देर में हम 3D में देखेंगे तो आपको रट जाएंगे। इन द सेंस, देखो, हमें बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में आपको डॉक्टर नहीं बनाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको बेसिकली हर चीज को समझाना है और साथ साथ में रटाने की कोशिश भी करनी है। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको ये लेक्चर रट जाए, 2 या 3 बार रिवाइज कर दूं, भले ही अलग अलग इमेजेस में आपको लिए दिखा दूं, बट कोशिश करूंगा आपको ये लेक्चर रट जाए, बेसिक चीजें समझ में आ जाएं। यही हमारी कोशिश रहेगी। आपको डॉक्टर नहीं बनाना है कि बहुत सारा डिटेल में चल जाए। ऐसा होता है कि आप एक एक टॉपिक पे पीएचडी भी कर सकते हो। बहुत सारे डॉक्टर आपने देखे होंगे जो सिर्फ न्यूट्रिशन जो होता है, अपना पोषण होता है, उसी के डॉक्टर होते हैं। तो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं एक टॉपिक पे, और हमें इस एक टॉपिक को 1 घंटे के अंदर पढ़ना है। तो बेसिक चीजों को समझना है, साथ साथ में रटना भी है। ओके, उसके अलावा ग्रंथियों में लार ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय, ये हेल्प करते हैं, और पाचन से संबंधित रोगों के बारे में भी लास्ट में हम जाते जाते देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा अपना पोषक। पोषक पदार्थ क्या होते हैं, पोषण क्या होता है, स्वपोषी, परपोषी क्या होते हैं, और मुख्य अवयव, गौण अवयव जो होते हैं भोजन के। तो मुख्य अवयव में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, और गौण अवयव में पानी, खनिज, विटामिन होते हैं। अब देखो, हम शुरू कर रहे हैं
पाचन तंत्र, तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी। ये अपना ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये मनुष्य का शरीर है। अब जब हम मनुष्य के शरीर को अंदर में जाते हैं तो दूसरा सिस्टम आता है, यानी बाहर की अगर त्वचा को हटा देते हैं हम तो मांसपेशीय तंत्र निकल के आता है, मस्कुलर सिस्टम निकल के आता है, जो एक अपने आप में अलग से टॉपिक होगा, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम वाला, मांसपेशीय तंत्र वाला। उसके बाद में जब मांसपेशियों वाले हिस्से को भी हटा देते हैं तब आता है कंकालीय सिस्टम। इस तरीके से कंकालीय सिस्टम रहेगा, कंकाल तंत्र, उसका भी एक अलग से लेक्चर रहने वाला है। जब हम कंकाल तंत्र को हटा देते हैं तब पाचन तंत्र वाला ये हिस्सा होता है। किस तरीके से होता है, एक बार यहाँ इस इमेज में देखिए, फिर दोबारा से मैं 3D में आपको दिखाने वाला हूँ। ये मनुष्य का चेहरा होता है, ठीक है, यहाँ से ये नली जा रही है, वो नली जो होती है अंदर की साइड में आपको यहाँ दिख रहा होगा, पेट बोलते हैं जिसे, स्टोमक बोलते हैं, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ होता है। ओके, उसके बाद में इस स्टोमक से छोटी नली, छोटी आंत के रूप में जो है वो भोजन जाता है, और ये छोटी आंत जो है फिर वो बड़ी आंत से जुड़ी हुई है, और उसके बाद में हमारा उत्सर्जन भी होता है। तो ये जो होते हैं मेन पार्ट होते हैं। इसके साथ साथ में कुछ एसोसिएट पार्ट्स होते हैं, जैसे लीवर होता है, अग्नाशय होता है, गाल ब्लैडर होता है। ये नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद करा दूंगा, ठीक है, तो एक बार सुनने में अटपटा लगेंगे, बाकी लेक्चर देखने के बाद में आपको फेमिलियर हो जाएंगे। ओके, तो ये अपना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। पहला सवाल जो हमने शुरुआत की थी कि भोजन में जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। शुरू में ही बोला, हम कुछ भी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या प्रोटीन होगा, या वसा होगा। ये तीन चीजें होंगी, या तो कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन, या वसा। उसके अलावा भी विटामिन, पानी या मिनरल्स यानी खनिज हो सकते हैं। मेन फोकस अपना कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पे होगा। हमने भोजन लिया, अब उस भोजन के जो अवयव हैं ये काफी बड़े हैं, बड़े अणु हैं, इनको हम डायरेक्टली ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो इनको फिर छोटे अणुओं में बदला जाता है। किस तरीके से बदला जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला जाता है। ध्यान रखना है आपको, ये रटना है एक तरीके से, ठीक है, 2-3 बार मैं आपको बोल दूंगा तो रट जाओगे, और यही अपने लेक्चर का पूरा उद्देश्य है। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना, वसा को बसीय अम्ल में बदलना, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना, यही पूरे पाचन तंत्र का अंतिम उद्देश्य होता है। हमने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ले लिया। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना, वसा को बसीय अम्ल में बदलना, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना, यही इस पूरे सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। अब अलग अलग लेवल पे ये काम होता चलेगा, और जैसे ही ये ग्लूकोज में बदल जाएगा पाचन तंत्र का काम खत्म। अब ये ग्लूकोज जो है वो आगे की प्रक्रिया अपने आप, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, कोशिकाओं के लिए कैसे ऊर्जा प्रदान करनी है, जो अपने आगे वाले लेक्चर आएंगे उनमें आपको दिख जाएगा। पाचन तंत्र का फाइनल काम क्या है कि हमें ग्लूकोज दे दो, बसीय अम्ल फाइनल कर दो और अमीनो अम्ल कर दो। मतलब इस साइड में भोजन ऐसा आएगा, बीच में पाचन तंत्र रहेगा, और पाचन तंत्र से ये निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। जो ये काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल रहे हैं, वसा को बसीय अम्ल में बदल रहे हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल रहे हैं। ये जो अंग हैं ये क्या कहला रहे हैं, अपने पाचन तंत्र कहलाते हैं। ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि भोजन के अवयव जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होते हैं। अब इसमें पाचन तंत्र मिलता है, पाचन तंत्र के अंग मिलते हैं, उनसे निकलने वाले एंजाइम, अम्ल मिलते हैं, और ये रासायनिक क्रिया करते हुए इन्हें सरल अणुओं में और घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। आगे बात समझ में, पाचन तंत्र समझ में आ गया, वो अंग जो ऐसा काम कर रहे हैं, और पाचन क्या हुआ, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना। आगे इसके समय अब इस पाचन तंत्र को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो अंग जो इसमें भाग ले रहे हैं, दूसरा इनकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं। कुछ ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं, ग्रंथि शब्द नहीं, तो हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत सारे अंग ऐसे होते हैं जो एंजाइम या हार्मोन निकालते हैं, जो एंजाइम या हार्मोन निकालते हैं ताकि जो प्रोसेस हो रही है उसके अंतर्गत वाली वो तेज हो जाए। एंजाइम का नाम आपने सुना होगा, पहले भी सुना होगा। एंजाइम क्या करते हैं, जो प्रक्रिया चल रही है उसकी गति को तेज कर देते हैं, ये एंजाइम होते हैं। तो हमारे शरीर के पाचन तंत्र को दो भागों में बांटेंगे, आहार नाल और उससे जुड़ी हुई ग्रंथियां। आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर की होती है, यानी अपने मुंह से लेके और गुदा तक, जो मैंने अभी बताया था, ग्रास नली, उसके बाद में अमाशय, उसके बाद में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ठीक है। तो ये जो होता है 8 से 10 मीटर की लंबाई होती है।
और मानव शरीर के आकार की तुलना में यह छोटी है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय पे मनुष्य कहीं मांसाहारी रहे होंगे। देखो ऐसा होता है, आहार नाल जितनी लंबी होती है, हमारे अनुमान निकाल के लाए हम 8 से 10 मीटर के आसपास में होती है। ओके, बीच में लमसम में होती है, फिक्स तो नहीं बोलेंगे, तो कुछ एक लोगों में 9 भी हो सकती है, थोड़ा बहुत आगे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो 8 से 9 मीटर लंबी जो होती है वो आहार नाल होती है मनुष्य की। कंपैरिजन करता हूं मैं खरगोश से और उसके साथ साथ में शेर से। खरगोश की आहार नाल को जब निकालते हैं और शेर की आहार नाल को जब निकालते हैं तो दोनों की आहार नाल की लंबाई समान निकल के आती है, जबकि खरगोश इतना सा होता है और शेर उससे बहुत बड़ा होता है। तो अगर आहार नाल की लंबाई ज्यादा है तो इससे वैज्ञानिक या साइंटिस्ट, बायो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आहार नाल की लंबाई अधिक हो रही है। इसका मतलब इसमें सेलुलोज का पाचन करने की क्षमता है। अभी सेलुलोज क्या है? ये एक तरीके से शाकाहार जो है, जो अपने पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो छाल बनी होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। तो खरगोश की शाकाहार की प्रवृत्ति है और जो शेर है उसकी जो आहार नाल की लंबाई है वो कम है। इसलिए माना जाता है कि जिनकी आहार नाल की लंबाई कम होती है वो मांसाहारी प्रवृत्ति के रहे होंगे या हैं, और जिनकी आहार नाल की लंबाई अधिक होती है वो शाकाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। हमारे शरीर के हिसाब से आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी है, जो कि वैज्ञानिकों के अनुसार नॉर्मली मांसाहार के लक्षण ऐसे दिखाती है। ठीक है, बाकी मैं ऐसा समर्थन नहीं कर रहा कि मनुष्य मांसाहारी है या शाकाहारी है, ये सब अलग बातें हैं, बट यहाँ पे जो साइंटिफिक बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, कितनी लंबाई है? 8 से 10 मीटर लंबाई होती है आहार नाल की। ठीक है, और आहार नाल की जो लंबाई है वो कम है, इसलिए माना जाता है कि मनुष्य मांसाहारी रहा होगा पुराने समय पे। ओके, ठीक है। उसके साथ वाली जो ग्रंथियां हैं वो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक जूस, एंजाइम, हार्मोन का स्रावन करती हैं, जिनमें लार ग्रंथि, यकृत से निकलने वाले और पित्ताशय से निकलने वाले रस होते हैं। ओके, वो हम देखने वाले हैं, अग्नाशय से और पित्ताशय, जो लीवर से निकलता है वो पित्ताशय में, बाद में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इस फ्लो चार्ट को एक बार क्लियरली देखते हैं। मानव पाचन तंत्र, एक साइड में मैंने बता दिया आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियां। ग्रंथियां तो लार ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस जैसे बोलते हैं। थोड़ा सा शुरुआत में आपको ये नए शब्द लगेंगे, बट लेक्चर जाते जाते आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये फैमिलियर है हम। ओके, देखो शुरुआत होती है आहार नाल की मुख्य गुहा से, जहां से अपना मुंह शुरू हो रहा है, जिसमें जीभ होती है, तालु होती है, दांत होती है, ग्रसनी होती है। ग्रसनी अभी बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, फिर आती है ग्रास नली, जिसे हम ओइसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद आता है अमाशय, जिसे हम स्टोमक बोलते हैं। आगे आपको दो शब्दों में अमाशय और अग्नाशय, ठीक है, इनमें थोड़ा सा आपको बार बार में प्रॉब्लम होगी, बट अमाशय वाला ध्यान रखना, पेट या स्टोमक, ठीक है, वो अमाशय होता है। ठीक है, तो अमाशय आता है, फिर उसके बाद में आंत आती है। ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में इंटेस्टाइन बोलते हैं। छोटी आंत होगी और बड़ी आंत होगी। ठीक है, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र, इलियम, और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, उंडूक, बृहदांत्र और मलाशय। आप भले इन पार्ट को याद भी नहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी आंत और बड़ी आंत ये याद रख लें तो चल जाएगा। देखो ये मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, इस तरीके से देखिए, ये मनुष्य का चेहरा। ठीक है, तो ये वाला जो पहला पार्ट हो गया, मुख वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, यहाँ से आगे अगर आप देखेंगे इस तरीके से, यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है फेरिंक्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो वाला हिस्सा है। ठीक है, जिसे हिंदी में जो हम बोलते हैं वो ग्रसनी बोलते हैं। अब ये ग्रसनी क्या होती है? एक्चुअली में हम जो भोजन लेते हैं, भोजन लेने के बाद में यहाँ पे एक छोटी सी नली होती है, जो अपनी नाक के द्वारा जो हवा जा रही है और अपने द्वारा भोजन जो जा रहा है, यानी मुंह और नाक से जो दोनों से जुड़ी हुई एक नली होती है, जिसे हम ग्रसिका बोलते हैं। यानी भोजन भी उसी से होके जाएगा और हवा या हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो भी उसी के थ्रू जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जब अपना कंठ आता है, वहां से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक हो जाती है श्वास नली, एक हो जाती है ग्रास नलिका, जो भोजन को नीचे ले जाने का काम करती है। ठीक है, श्वास नली और ग्रास नलिका। और जहां श्वास नली है वहां पे एक ढक्कन टाइप का लगा होता है, ढक्कन टाइप का लगा होता है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। तो जब हम भोजन लेते हैं तब वो ढक्कन जो होता है वो श्वास नली की साइड से रुक जाता है, ताकि अपना भोजन जो है वो श्वास नली में नहीं जाता है। देख लेते हैं एक एक करके थोड़ी देर में। अब यहां से, इस जगह से लेके और नीचे की साइड में
जो अपना पेट है वहां तक जो नली जा रही है, इसका नाम रख दिया हमने ईसोफेगस या ग्रास नली। ओके, उसके बाद में इस वाली इमेज में हमें दिख नहीं रहा है, बट ये डायरेक्ट जुड़ा होता है अपने इससे पेट से, ठीक है। ग्रास नली जुड़ी होती है पेट से। उसके पीछे की साइड में दो भाग होते हैं, जिनमें एक होती है पेनक्रियाज और एक होता है अपना लीवर, ठीक है। और लीवर के साथ में जुड़ा होता है अपना गाल ब्लैडर या पित्ताशय। अभी एक्चुअली में 3D इमेज नहीं है, इसलिए जुड़ नहीं पा रहा है ये इमेज, ठीक है। उसके बाद में छोटी आंत में जाता है भोजन और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में। अब तो मैं कंफ्यूजन होने लग गया होगा, इसे मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। अब आपको कुछ चीजें इतनी याद रखनी है, अपने मुंह से भोजन गया, मुंह के बाद में अपने ग्रास नली आपको याद रखनी है, ग्रास नली के बाद में भोजन पेट में जा रहा है, पेट के बाद में छोटी आंत में जा रहा है और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इसके अलावा जो अंग दिखाए हैं वो सहायक के रूप में जो है वो काम करेंगे। अब मैं इसे आपको 3D में दिखाने की कोशिश करता हूं, एक बार इसे हम 3D में देख लेते हैं। ये अपना ह्यूमन बॉडी, अब मैं इसे चेंज करते हुए मसल सिस्टम पे ले जाता हूं। इस तरीके से मसल सिस्टम होता है। अगर हम ऊपर की त्वचा को हटा दें तो अपना ये मांसपेशीय तंत्र दिखता है आपको इस तरीके से, ठीक है। अब इस मांसपेशीय तंत्र को भी हटा देते हैं तो अपना कंकाल तंत्र आता है, ठीक है। ये स्केलेटन सिस्टम आता है इस तरीके से। इस स्केलेटन सिस्टम से भी जब अंदर हम जाते हैं तब आता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हम शुरू से बात की, आपको मैंने बताया था कि भोजन जो हम लेते हैं वो मुख से लेते हैं। मुख के अंतर्गत अपनी जीभ, दांत, तालु, ये सब मैंने बताया। ओके, उसके बाद मैंने आपको एक नली बताई ग्रसिका, जो छोटी सी नली बताई है, जो श्वसन के लिए भी और अपने भोजन के लिए भी यूजफुल होती है। एक बार इस तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनके बीच में मैंने यहाँ पे बताया, ये वाला आप ढक्कन देखने की कोशिश करेंगे, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मैं बता रहा हूँ। एक तरीके से आप यहाँ कोशिश कीजिए ये ढक्कन देखने की। ये आप ढक्कन देख रहे हैं, ये वाला ढक्कन, इसे बोला जाता है लैरिंक्स, ठीक है। इसे बोला जाता है लैरिंक्स। ये ढक्कन जो होता है, जब हम भोजन लेते हैं तब अपनी जो श्वास नली है उस पर लग जाता है, ताकि भोजन जो है वो श्वसन नली में नहीं जाए। इसे हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोला जाता है। ओके, तो मैंने ये श्वसन नली का दिखा दिया, लेकिन हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाना है और डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है। पहला कौन सा अंग मैंने आपको बता दिया? मुंह बता दिया। ओके, हो गया। दूसरा आपको अंग कौन सा बता दिया? ग्रास नली, इंपॉर्टेंट अंग बता दिया। ओके, उसके बाद में मैंने तीसरा बोलना था कि ये ग्रास नली जो जुड़ी हुई है ना, वो सामने से तो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन अब हम 3D में जाएंगे तो हम दिखाते हैं। 3D में जाने पे आप देख रहे होंगे ये ग्रास नली जो है, ये ग्रास नली आकर के किससे जुड़ रही है? डायरेक्टली आपको दिख रहा है, ये जुड़ रही है अमाशय यानी पेट से। किससे जुड़ रही है? पेट से ये जुड़ रही है। आगे बात समझ में? ओके, अब ये अमाशय जो है वो किससे जुड़ रहा है? देखो, आप अब थोड़ा सा इधर उधर घुमा के हम लेते हैं। अमाशय जो है इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये आपको घुमा के देखिए, ये अमाशय वाला, ये ऊपर वाला सुनहरा वाला कलर भूल जाइए क्योंकि ये अलग से पार्ट दिख रहा है। ओके, तो ये इस तरीके से यहां तक अमाशय है। इस तरीके से ये सुनहरा वाला पार्ट मैं हटा देता हूं, एक बार इसमें से ये वाला पार्ट हटा देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। ये अपना श्वास नली, ये अपना अमाशय, अमाशय से निकलते हुए ये छोटी आंत, और छोटी आंत जो है वो इस तरीके से, एक्चुअली में छोटी आंत छोटी नहीं है, लंबाई में काफी लंबी है। ओके, 6 से 7 मीटर लंबाई जो होती है वो छोटी आंत की हो जाती है। मैंने 8 से 10 मीटर का बताया, तो 6 से 7 जो है ये ले जाती है छोटी आंत। लेकिन इसका जो व्यास होता है वो कम होता है, इसलिए छोटी आंत बोलते हैं। यानी इसकी मोटाई कम है इसलिए छोटी आंत बोला जाता है। बड़ी आंत जो है उसका व्यास अधिक होता है, इसलिए उसे बड़ी आंत बोला जाता है। फिर इसमें से इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये बड़ी आंत में जा रहा है इस तरीके से, और बड़ी आंत के बाद में अपना उत्सर्जन हो जाता है बाहर की साइड में। ओके, यहाँ पे एक दो अंग और एक्स्ट्रा आपको मैं बता देता हूँ। ये वाला अंग आप यहाँ अगर देख रहे हो, एक सेकंड इसे मैं जूम इन करता हूँ, इस तरीके से जूम इन कर रहा हूँ मैं। ओके, ये वाला अंग आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी नली का टाइप में, इसे बोला जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो आज के समय पे हमारे किसी काम का नहीं है, आज के समय पे किसी काम का नहीं है, लेकिन माना जाता है कि प्राचीन समय पे अपेंडिक्स का यूज रहा होगा। अपेंडिक्स जो होता है वो सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय पे मनुष्य शाकाहार जब लेता होगा तब अपेंडिक्स में उस सेलुलोज का पाचन होता होगा। इस तरीके की प्रोसेस मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गए। एक बार और दोबारा से बताता हूं मैं। सबसे पहले शुरू करना है अपने मुख से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ छोटी सी ने नलिका बता दी, ग्रसिका, और ग्रसिका से इधर की साइड में जो है श्वसन नली निकल जाती है, लेकिन हमें बात करनी है भोजन की, तो ये अपनी ग्रस नली आ रही है।
ठीक है। ये ग्रास नली कैसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, अपना अमाशय पेट जुड़ा हुआ है और उसमें से भोजन निकल के जो जाता है छोटी आंत में। अभी छोटी आंत जो है वो शरीर के अंदर इस तरीके से कुंडली नुमा बैठी हुई है। उसके बाद में छोटी आंत से भोजन जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत का व्यास अधिक है इसलिए उसे जो बड़ी आंत बोला जाता है। अब देखो इसमें हमने मेन अंग देख लिए, लेकिन 2-3 अंग अपने छूट गए। अभी लीवर मैंने हटा दिया था, ठीक है, तो मैं दोबारा से लीवर को यहाँ पे शामिल करता हूँ। ओके, मैं लीवर को यहाँ शामिल करता हूँ, ये लीवर आ गया ऊपर की साइड में। ओके, उसके अलावा एक और पार्ट था जो कि पीछे की साइड में था, ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है, ये वाला जो आप है, ये वाला, ठीक है, ये इसका नाम है अग्नाशय। पेट का नाम है अमाशय और इसका नाम है हिंदी में अग्नाशय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। एक चीज और आप देखेंगे कि यहाँ पे अपना जो लीवर है, ये जो लीवर है, इस लीवर के नीचे की साइड में, ये जो लीवर है इसके नीचे की साइड में आपको यहाँ पे एक छोटी सी संरचना दिख रही होगी। आपको देखने की कोशिश कीजिए, ये इस तरीके से देखने की कोशिश, अब दिख रही होगी, शायद क्लियरली दिख रही होगी, ठीक है। लीवर के ये पास में आपको यहाँ छोटी सी संरचना दिख रही होगी जिसे हम बोलते हैं गाल ब्लैडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर या पित्ताशय, हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये अपना पेट है जिसे हम बोलते हैं अमाशय, ठीक है, या स्टोमक। पीछे वाला जो हिस्सा मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, जो सहायक होता है, डायरेक्टली भोजन उसमें नहीं जाता है लेकिन भोजन में कुछ ना कुछ तरीके से सहायक होता है, यानी वो एंजाइम्स और हार्मोन स्रावित करता है, ये वाला अपना अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। और उसके बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। तो ये अपना ह्यूमन बॉडी है। अब इसमें हम एक एक अंग को देखेंगे और एक एक अंग के अंतर्गत किस तरीके से भोजन का पाचन होता है वो समझते हैं। ये इमेज आपकी क्लियर हो गई होगी आई थिंक। सारे जो नाम मैंने बताए हैं वो भी आपको फैमिलियर होने लग गए होंगे। मुख को इंग्लिश में बोल देते हैं ओरल कैविटी, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको ग्रास नली, ये वाली ग्रास नली बताई, उससे ऊपर ये अपना फेरिंक्स मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके अलावा भोजन पेट में जाता है, ठीक है। उनकी सहायक के रूप में अग्नाशय होता है, अभी बताया, पैनक्रियाज होती है, गाल ब्लैडर होता है और लीवर होता है। ये 3 सहायक के रूप में होते हैं, डायरेक्टली इनमें भोजन नहीं जाता है। ध्यान रखना, ना तो यकृत में भोजन जाता है, ना पित्ताशय में, ना अग्नाशय में, ये सहायक के रूप में होते हैं, ठीक है। पेट से भोजन जाता है छोटी आंत में, ठीक है, जिसे छोटी आंत को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद में भोजन जाता है बड़ी आंत में जिसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इनके ही छोटे छोटे भाग होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ओके, अब एक एक करके ये बैक साइड में मैंने वो समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से होता है। ये वाला हिस्सा मैंने समझाने की कोशिश किया है कि ये अपना अग्नाशय है, अग्नाशय वाला हिस्सा ये जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं। पेट को हम स्टोमक बोलते हैं, ठीक है। और लीवर से जुड़ा हुआ एक भाग है जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, गाल ब्लैडर। आगे बात समझ में, ये सारे इमेज हैं, आप इन्हें देख लेना, मैं 3D में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब एक एक करके पार्ट लेंगे, किस तरीके से लेंगे। शुरुआत आहार नाल से कर रहे हैं, मुख से शुरू करेंगे तो पहले जीभ को समझेंगे, दांतों को समझेंगे, ठीक है। ग्रसनी का इतना कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ओके। और फिर उसके बाद में ग्रास नली को देखेंगे, फिर अमाशय को देखेंगे, फिर आंत में छोटी आंत और बड़ी आंत, और इनमें कैसे भोजन होता है, इनमें कौन कौन से रस सहायक होते हैं। अब देखो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या बताया था मैंने, हमारा मुख्य उद्देश्य बताया था हमने पाचन तंत्र में भोजन को बड़े अणुओं से छोटे और सरल अणुओं में विभाजित करना। बड़े अणु कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट को हमें किस में बदलना है, ग्लूकोज में बदलना है। प्रोटीन को हमें अमीनो अम्ल में बदलना है और वसा को हमें बसीय अम्ल में बदलना है। ये हमारे मुख्य उद्देश्य, जो सब ये अंग मिलकर के करने वाले हैं। अब ये अंग मिलके कैसे करेंगे, कुछ एक जगह तो होगा यांत्रिक तरीके से। यांत्रिक तरीके से मतलब कैसे होता है कि जैसे हम दांतों से भोजन चबाते हैं, तो हम दांतों से भोजन को चबा करके तोड़ देते हैं, बड़े अणुओं को हम छोटे से सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। ये होता है यांत्रिक तरीके से, मैकेनिकल तरीके से। उसके बाद में पूरा का पूरा होता है रासायनिक तरीके से, यानी एंजाइम आएंगे, केमिकल आएंगे और जो भोजन है उसके साथ में क्रिया करके उसे तोड़ देंगे छोटे अणुओं में, जो पेट के अंदर होगा, छोटी आंत में होगा, उसके अलावा बड़ी आंत में होगा। इस तरीके से होगा। इनकी सहायता के लिए लीवर से और अग्नाशय से निकलने वाले रस जो हैं वो जाएंगे। आगे बात समझ में, ये क्या निकाल के देंगे, लीवर से और अग्नाशय से निकलने वाले ये केमिकल निकाल के देंगे या एंजाइम निकाल के देंगे। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी। शुरुआत कर रहे हैं मुख से। मुख के अग्रभाग को जो भाग होते हैं, ओठ होता है, दांत आते हैं और गाल आते हैं। मुख गुहा जो होती है या आरनाल का प्रारंभिक भाग है,
जो दोनों जबड़ों के बीच में एक छिद्रनुमा संरचना है, उसके बाद में तालु आता है और उसके बाद में युवला आता है। एक एक करके देख। तो हम दांतों से शुरू करते हैं। दांत, मानव के दांत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत। अस्थायी दांत यानी जो 14 से 15 वर्ष की उम्र तक आते हैं, इनकी संख्या 20 होती है, इन्हें दूध के दांत बोला जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपकी 14 से 15 वर्ष तक की उम्र होती है तब ज़्यादातर बच्चों के दांत टूटते हैं, तो वो अस्थायी दांत होते हैं और उनकी संख्या 20 ही होती है। टूटने के बाद में जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं और उनकी संख्या 32 होती है और ये जीवन पर्यंत रहते हैं, ओके। और इनमें जो अंतिम दांत आते हैं उन्हें बोला जाता है बेडम टीथ यानी अक्कल दांत, ठीक है। आकृति के आधार पे दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये इमेज आप देखें, ये स्माइल करती हुई किसी लेडी का फोटो है, तो आपको स्माइल करते हुए यहाँ पे दांत दिख रहे हैं, ओके। आकृति के आधार पे 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंसाइजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब देखो 32 दांत हैं, ऊपर 16 होते होंगे, नीचे 16 होते होंगे। और अगर इस तरीके से और बांट दें, इस वाले हिस्से को और इस वाले के हिस्से को, तो 8 ऊपर का ये साइड, 8 इस साइड का, 8 इस साइड का और 8 इस साइड का नीचे की साइड, ओके। तो इसी तरीके से दांतों का सूत्र बनाया जाता है, जिसे हम दंत्र सूत्र बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरीके से दांतों को बांट दें इस तरीके से, तो दंत्र सूत्र होता है। वो किस तरीके से होता है? 2 अपने होते हैं इंसाइजर, ठीक है, जो कट करने के काम आते हैं। एक होता है अपना कैनाइन, जो कि चीर फाड़ करने के लिए काम आता है, जो कि बहुत नुकीला दांत होता है, ओके। उसके बाद 2 होते हैं अपने प्रीमोलर, जो कि पीसने के काम होते हैं, और 3 होते हैं अपने मोलर, जो मिक्स करने के काम आते हैं। तो दांतों का सूत्र बनाना कोई आसान काम है आपके लिए। दिख रहा होगा कि एक एक करके यहां देख लीजिए इमेज में। शुरुआत वाले ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा ले लीजिए हम, ठीक है, इस तरीके से बांट लीजिए, ओके। तो शुरू वाले जो दांत होते हैं, जो सामने सामने आपको देखते हैं, तो सामने के ऊपर के 4 और नीचे के 4, इन्हें बोला जाता है कृतक, ठीक है। इन्हें हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर। उसके बाद में एक नुकीला सा दांत होता है जिसे बोला जाता है कैनाइन, रंध्रक। उसके बाद में जो दांत आते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, हिंदी में बोला जाता है। उसके बाद में जो 3 दांत आते हैं उन्हें बोला जाता है मोलर्स, जिन्हें हम चवर्णक बोलते हैं। तो दांतों के आकृति के आधार पे 4 प्रकार हो गए। कौन कौन से हुए? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ओके। दंत सूत्र इस तरीके से निकलता है, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप पार्ट में बांट देते हैं तो दंत सूत्र निकल के आता है। इनमें से अगर आप 1-2 बात ध्यान रखें तो देखो, एक तो अक्कल दाढ़ वाली बात आप याद रख सकते हो कि आज के जमाने में अक्कल दाढ़ नहीं आती है, ठीक है। अक्कल दाढ़ जो है वो पुराने समय पे आती थी और आज के समय पे इसका कोई यूज नहीं होता है। 23-24 साल की उम्र पे अक्कल दाढ़ आती थी एंड यूज नहीं रहने के कारण ये अवशेषी अंग हो गया है और जिनको भी अक्कल दाढ़ आती है उन्हें दर्द भी होता है, ओके। उसके अलावा दांतों में आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि ये जो कैनाइन मैंने आपको बताया, कैनाइन ये वाला नुकीला जो दांत होता है, नुकीला जो दांत होता है, आप अपने खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। जो नुकीला जो दांत होता है वो नॉर्मली चीर फाड़ करने के काम आता है। जब आप किसी बोतल का ढक्कन खोलोगे या कोई भी चीज फाड़ने के लिए अगर यूज करोगे तो सबसे पहले आपके जो कैनाइन दांत पे जाएगा आपका, ठीक है। आप वहीं लगाओगे अगर बोतल का ढक्कन खोलना है तो आपको, तो ये चीर फाड़ करने के काम आता है। तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य प्राचीन समय पे मांसाहारी रहा होगा तो कैनाइन दांत का यूज अधिक था, ओके। तो इस तरीके से आप जो है वो दांतों के बारे में देख सकते हैं। अगर दांतों की संरचना की अगर बात करें, दांत किस तरीके से बने हैं, तो दांतों में 2 चीज होती है इंपॉर्टेंट। इस तरीके से जैसे अपना दांत है, एक सेकंड, ये अपना ये दांत है, ओके। इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा देखते हैं आप, सफेद सफेद जो आपको दिखता है, ये अपना इनेमल होता है, इनेमल, ठीक है। और ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इनेमल के नीचे जो भाग होता है उसे बोला जाता है डेंटाइन, जिसका संपर्क होता है तंत्रिकाओं से। इससे इंग्लिश में बोला जाता है डेंटाइन, जिसका संपर्क जो होता है वो तंत्रिकाओं से होता है और बाकी मस्तिष्क तक। मतलब अगर आपका इनेमल घिस जाता है, घिस कैसे जाता है कि आज के समय पे भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो या तो अम्लीय माध्यम होने के कारण जो दांतों का डिके होने लग जाता है, तो बहुत सारे लोग तो ज्यादा दांतों को घिस देते हैं, एक कारण ये होता है। दूसरा, आप दांतों की देखभाल नहीं करते हो तो अम्लीय माध्यम होने के कारण दांतों का डिके होने लग जाता है और ये एनेमल जो है वो घिस जाता है। जब एनेमल घिस जाता है तो नीचे की साइड में जो डेंटाइन है वहां पे डायरेक्टली कनेक्टिविटी होती है। अगर आप ठंडा पानी पी रहे हो तो आपको वहां पे टच हो जाएगा, यानी क्योंकि वो डेंटाइन किससे जुड़ा हुआ है? तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है।
ठंडा पी रहे हो, गर्म पी रहे हो, तीखा पी रहे हो, तो आपको झंझनाहट महसूस होती होगी उसमें, ठीक है। तो वो नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो उसे डेंटाइन बोला जाता है, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे बोला जाता है एनिमल, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हुई दांत के बारे में, ठीक है। दांतों की सड़न के लिए मुख्यतः अम्लीयता जिम्मेदार होती है, और अगर दांतों की अम्लीयता को हटाना है तो उसका सबसे आसान और बेस्ट तरीका होता है नीम की दातुन। नीम की दातुन क्षारीय पदार्थ एक तरीके से कनेक्ट होता है, तो अम्लीयता और क्षारीयता न्यूट्रल हो जाते हैं, तो नीम की दातुन जो होता है बेस्ट होता है दांतों के लिए, ओके। चूहे को आपने देखा होगा, बहुत बार कुतरते हुए देखा होगा। अब मतलब आप ऐसे सोचते होंगे कि यार ये चूहा किसी बुक को कुतर गया, किसी कार्टून को कुतर गया, क्यों कुतर के चला गया, मतलब उसमें से खाता भी नहीं है और कुतर कुतर के वहीं पटक जाता है। चूहा कभी ये खाता थोड़ी है इस तरीके से, कोई किताबों को नहीं खाता है वो, कुतर सकता है लेकिन खाता नहीं है उसे। तो क्यों कुतरता है चूहा? एक्चुअली में ये सभी जानवरों में होता है, लेकिन चूहे के साथ में भगवान ने थोड़ा सा स्पेशल कर दिया। क्या? कि चूहे के जो दांत होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। बढ़ते तो मनुष्य के भी हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ते हैं, हमारे धीरे धीरे कम भी होते रहते हैं, घिसते रहते हैं और उतने ही बढ़ पाते हैं। लेकिन चूहे के दांत जो होते हैं वो तीव्र गति से बढ़ते हैं, और बढ़ने के कारण चूहे को बार बार में किसी ना किसी वस्तु को कुतरना पड़ता है, ताकि वो दांत घिसते रहें और उन दांतों की लंबाई अधिक ना हो। अगर आप चूहे को लेकर के किसी बोतल में पटक देते हो, ठीक है, और चूहे के लिए खाने के लिए आप रोटी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, खाने का आप वहां पे प्रोवाइड करा दिया और बोतल में बंद कर दिया जिसे वो कुतर नहीं सकता है, तो चूहे के 15-20 दिन में दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि ऊपर के और नीचे के दांत आपस में लॉक लगने लग जाएगा, और चूहा जो है वो दांतों की लंबाई बढ़ने के कारण मर सकता है। इसलिए चूहे की मजबूरी है बेचारे की कि उसे वस्तुओं को कुतरना पड़ता है, ओके। और हाथी के जो आप दांत देखते हैं, बाहर वाले जो दांत देखते हैं वो किसका भाग होते हैं? इंसाइजर का भाग होते हैं, ठीक है। इंसाइजर जो बाहर वाले आपके जो दांत दिखते हैं शुरू वाले, उनको इंसाइजर बोला जाता है। एक बार फिर से यहाँ पे मैं कोशिश कर लेता हूँ आपको दांतों के बारे में समझाने के लिए। तो 16 दांतों के बारे में बताना है, ठीक है। इस तरीके से ये अपना इमेज है, इसमें ये वाले 2 दांत ये हो गए इंसाइजर। मैं 8 दांतों के बारे में बात कर रहा हूँ, सेम इधर की 8 दांतों में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ओके। ये वाले हो गए इंसाइजर। उसके बाद में नुकीला जो दांत है उसे बोला जाता है कैनाइन। उसके बाद में आते हैं अपने अग्रचवर्णक या प्रीमोलर्स, और उसके बाद में आते हैं अपने मोलर्स। आगे बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से ये शुरू वाले 2 दांत हुए अपने इंसाइजर, ठीक है, जो कि कट करने के लिए काम आते हैं। जब हम भोजन चबाते हैं तो शुरुआत में कट यहीं पे होता है, ठीक है। बाकी अगला जो आता है दूसरा वाला जो कैनाइन, जिसे हम नुकीला बोलते हैं, ये अपना चीर फाड़ करने के लिए काम आता है। उसके बाद में आते हैं प्री मोलर, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपने मोलर 3, ठीक है। तो मोलर जो है वो साइज में काफी बड़े होते हैं, ओके। तो सबसे ज्यादा हम चबाने का काम इधर ही करते हैं, भोजन को लेकर के शुरुआत में कट यहाँ कर लेते हैं, फिर साइड में चबाने के लिए वहां ले जाते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 8 दांत हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8। सेम 8 इधर होते हैं, ये एक हिस्से का हो गया, 8 ऊपर होते हैं, 8 इस साइड में होते हैं, कुल मिला के 32। क्योंकि वर्तमान में जो अक्ल दाढ़ नहीं आती है, तो ज्यादातर लोगों के जो दांत होते हैं उनकी संख्या 28 ही होती है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो आपको आंसर लिखना है 32, ओके। अब हम चलते हैं जीभ पर, ठीक है। देखो, जीभ नॉर्मली हमारी जो संवेदी तंत्र होते हैं उनमें से एक है, सेंसरी ऑर्गन जिसे बोले जाते हैं। तो जीभ पे हम बोलते हैं ना, स्वाद का पता चल जाता है हमें, ठीक है। तो स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पे कलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम स्वाद कलिकाएं बोलते हैं, और उनके भी अलग अलग भाग होते हैं। जीभ का अगला वाला जो हिस्सा होता है, आगे आगे वाला हिस्सा जो होता है, वो मीठे स्वाद की कलिकाएं होती हैं। तो मीठे स्वाद का पता हमें जीभ के आगे वाले हिस्से से पता चलता है। उसके बाद में ये साइड वाले जो भाग होते हैं, इनसे हमें खट्टे और मीठे या नमकीन स्वाद का पता चलता है, और कड़वे स्वाद का पता हमें पीछे वाले हिस्से से पता चलता है। आगे बात समझ में। तो इसमें जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं, और इनके अलग अलग भाग हैं। आगे वाले से मीठे का पता चलता है, साइड वाले होते हैं उनसे खट्टे मीठे का पता चलता है, और पीछे वाले हिस्से से हमें कड़वे स्वाद का पता चलता है। बीच वाला जो हिस्सा होता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है, उसमें कोई स्वाद कलिकाएं नहीं होती, तो बीच में पता नहीं चलेगा। कोई भी अगर वस्तु रखेंगे, भले मीठी रखेंगे, बीच ही बीच में रख देंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे वो स्वाद कलिकाएं है नहीं। उम्र के साथ में ये जो स्वाद कलिकाएं हैं, इनकी संख्या घटती जाती है। अगर आप बुजुर्ग होते जाएंगे तो स्वाद कलिकाओं की संख्या घटती जाएगी। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं
कि जब बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें स्वाद का फर्क ही नहीं पड़ता और उन्हें स्वाद भी नहीं आता। कारण क्या होता है, इन जीभ में स्वाद कलिकाओं की संख्या कम हो गई है, तो उन्हें खट्टा मीठा या कड़वा कुछ भी पता नहीं चलता है। और अगर कभी कभी आप मिर्च खा लेते हो, अधिक मिर्च खा लेते हो, तो आपको बहुत तीखा लगता होगा। तीखा कोई स्वाद नहीं होता है, तीखे का मतलब होता है कि आपकी जो स्वाद कलिकाएं या कोशिकाएं हैं वहां पे वो जल रही हैं। तीखा मतलब कोशिकाओं का धीमा जलना होता है। तो तीखा स्वाद नहीं होता है, कोशिकाओं का धीमा जलना होता है। तो ये अपना जीव हुआ। जीव मांसपेशीय संरचना है, ओके। और ये स्वाद कलिकाएं इस पे होती हैं, स्वाद का निर्धारण करती हैं। उम्र के साथ में इनकी संख्या घटती जाती है। तीखापन कोशिकाओं का धीमा जलना होता है, बर्निंग सेंस जिसे बोला जाता है। आगे बात समझ में, तो आपको ये जरूर इमेज वाली चीजें ध्यान रखनी है। आगे वाले हिस्से से मीठे स्वाद का पता चलता है, साइड वाले हिस्से से खट्टे मीठे का पता चलता है, और जीभ के पीछे वाले हिस्से से हमें कड़वे स्वाद का पता चलता है। और तीखापन जो होता है वो कोशिकाओं का धीमा जलना होता है। वही बात सब यहाँ लिखी हुई है। जीभ पूर्ण रूप से मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है, अलग अलग स्वाद के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन पर स्वाद कलिकाएं मिलती हैं जो भोजन के स्वाद को ग्रहण करती हैं। इनकी संख्या उम्र बढ़ने के साथ में कम होती जाती है। तीखा कोई स्वाद नहीं होता, कोशिकाओं का धीमा जलना होता है, ठीक है। अब मुख का अगला पार्ट, युगला। युगला, जब आप कभी भी बच्चापन में आपने देखा होगा, जब आप जीभ मुंह को पूरा खोलते हो तो आपको इस तरीके से एक घंटेनुमा संरचना लटकी हुई दिखती है, इस तरीके से। तो इसे हम बोलते हैं युगला, बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, युगला। इसका जो है काम क्या है, भोजन को दिशा प्रदान करने का काम है इसका। और इसके कारण खर्राटे भी आते हैं। इन द सेंस क्या होता है कि जब लोग सोते हैं तो ये जो युगला है इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये आप इमेज में यहां देखने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से यहां इमेज में देखिए। जब मनुष्य सो जाता है तो युगला की लंबाई बढ़ जाती है। रात में जब श्वसन प्रक्रिया चल रही है, लंबाई बढ़ गई तो ये नीचे की साइड में टच हो जाएगा। सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो ये युगला बार बार तालू से टकराता है ऊपर की साइड में आकर के, और इस तालू से टकराने की प्रक्रिया को ही खर्राटे कहा जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है। कुछ लोगों में सोते समय युगला की लंबाई बढ़ जाती है, जिस कारण जब व्यक्ति सांस छोड़ता है तो कठोर तालू से टकराता है, जिसके कारण खर्राटे सुनाई देते हैं, जिसे स्नोरिंग बोला जाता है। आगे बात समझ में, युगला कौन सा पार्ट होता है ये भी समझ में आ गया, ओके। अब देख लेते हैं मुख में पाचन कैसे हो रहा है। अंग देख लिया हमने, ठीक है। अब पाचन किस किस तरीके से हो रहा है। अंग अलग होते हैं और उन अंगों में पाचन कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। मुख में पाचन के लिए लार ग्रंथियां मिलती हैं। टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम का स्रावण होता है। टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है, और टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लाइसोजाइम सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने में सहायक होता है, ठीक है। देखो, मुख में हमने भोजन लिया, सबसे पहले तो काम कर दिया दांतों ने, ठीक है। दांतों ने उसे तोड़ दिया, महीन पार्टों में तोड़ दिया। अब मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। मैंने शुरू में ही बोला था कि लार ग्रंथियां बहुत सहायक होती हैं। एक होता है यांत्रिक पाचन, दूसरा होता है रासायनिक पाचन। और रासायनिक पाचन करने में लार ग्रंथियां यूजफुल होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट है टाइलिन और अपना लाइसोजाइम, ठीक है। ये 2 एंजाइम है। लाइसोजाइम तो पचाने में कोई काम नहीं करता, लेकिन ये जो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव हमारे भोजन में चल जाते हैं उनको खत्म करने का काम करता है। और टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को जो है जो उसके छोटे अणुओं में बदल देता है, यानी स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। बार बार आप परेशान हो जाएंगे कि सर ये नए नए शब्द आ रहे हैं, स्टार्च, माल्टोज। देखिए, कोशिश कीजिए एक लेक्चर और जो अगला लेक्चर आएगा अपना पोषण वाला, उसमें शायद ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे करके, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के ही अलग अलग पार्ट होते हैं, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, इस तरीके से। तो उनमें से एक पार्ट जो होता है पॉलीसैकेराइड जो होता है वो अपना स्टार्च होता है, और उसका छोटा भाग होता है, छोटा अणु होता है, माल्टोज होता है। मैंने शुरू में ही बोला था आपको कि हमारा पाचन तंत्र में काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना है एक तरीके से, ओके। तो ये पूरा सिस्टम ही इस तरीके से चलेगा कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, बस यही इसका काम है, किसी भी तरीके से करो। तो मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निकल के आती हैं अलग अलग पार्ट से। तो उनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो अपना लाइसोजाइम एंड टाइलिन। लाइसोजाइम पाचन में सहायक नहीं है, लेकिन जो अपने भोजन लिया है उसमें जो खराब बैक्टीरिया चले गए हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको खत्म कर देता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम वहां पे मिलेगा जहां पे शरीर से बाहर निकलने का साथ, जैसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो आंसुओं के अंदर भी लाइसोजाइम होता है। अगर आपने कभी एग्जाम्पल सुना भी होगा, जैसे आपका कहीं से
कट जाता है, ठीक है, आपका कट हो जाता है कहीं पे, तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, या तो वहां पे थूक लगा लेते हैं, या थोड़ा सा मूत्र लगा लेते हैं, या गौमूत्र लगा लेते हैं। गौमूत्र, ये थोड़ा सा नाम से, गौमूत्र के अंतर्गत लाइसोजाइम जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और लाइसोजाइम का काम क्या है, बैक्टीरिया को समाप्त करना। अगर आप घर में गाय के गौमूत्र का छिड़काव कर देते हैं तो जहां पे कोई जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो लाइसोजाइम जो होता है यूजफुल होता है। उसके अलावा जैसे आप कहीं पे भी कट हो गया तो आप या तो थूक लगा रहे हो या अपना खुद का भी मूत्र उस पर डाल देते हैं कि बोले इससे सही हो सकता है। इस तरीके के एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, बाकी गौमूत्र वाला एग्जाम्पल तो है ही। ओके, तो मुख में पाचन में दो नाम आपको याद रखने हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है। ध्यान करो, कैसे भी याद करो, इन दो नामों को याद कर लो बस, ठीक है। टाइलिन का काम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा है। हमने भोजन में बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये हमें मिलेंगे, इनको हमें कैसे भी बदलना है, बस ये अम्ल में, उसके अलावा ग्लूकोज में हमें बदलना है कैसे भी करके। तो ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम कर रहा है और ये नॉर्मली स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है। ओके, लाइसोजाइम छोटे जीवों को खत्म कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, इस तरीके से होता है। अब ग्रंथि मैंने पहले ही बताया, ग्रंथि जो होती है वो पदार्थों का स्रावण करती हैं। ग्रंथियां नॉर्मली दो तरीके की होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथि होती है या अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इन दोनों के मिक्स वाली जो होती है उसे मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जिसमें एंजाइम होते हैं और नलिका होती है, और जिसमें नलिका नहीं होती और जिनसे हार्मोन बाहर निकलते हैं वो होती है अंतःस्रावी, और जिनसे एंजाइम और हार्मोन दोनों ही बाहर निकलते हैं उन्हें मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। और एग्जाम्पल में अगर देखें मिश्रित ग्रंथि का, तो अग्नाशय ग्रंथि अभी थोड़ी देर में आने वाली है, वो कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि। नाम ध्यान रखना, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय। इससे क्या निकलेंगे, एंजाइम भी निकलेंगे और हार्मोन भी निकलेंगे। तो हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो अलग अलग पदार्थों का श्रावण करती हैं, अन्य क्रियाओं में जो सहायक हो सकते हैं, जैसे कि लार ग्रंथियां हो रही हैं। अब शुरुआत में टाइलिन इंपॉर्टेंट है। टाइलिन किस लिए हो रही है, कार्बोहाइड्रेट को बदल रही है, ठीक है, स्टार्च को वो माल्टोज में बदल रही है। ओके, और उसके अलावा लाइसोजाइम जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को समाप्त करने का काम कर रहा है। अगला अंक है अपना ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, छोटा सा हिस्सा, उसके बाद में श्वसन नली अलग हो जाती है और ग्रास नली अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई इतनी होती है, भोजन नली एवं श्वसन नली का रास्ता यहाँ से निकल के जाता है। अगला अंग है अपना ग्रास नली, ठीक है। कुछ एक चीजें समझ में आ रही होंगी, ये श्वसन नली है और ये वाली अपनी ग्रास नली है। ओके, ये वाला हिस्सा ग्रसनी है, और मैंने आपको बताया था एक ढक्कन बताया था, और उस ढक्कन का जो नाम होता है वो एपिग्लोटिस नाम होता है, ये वाला ढक्कन, ठीक है। ये अपनी श्वसन नली को ग्रास नली से अलग करता है। तो ग्रास नली जो होती है वो मांसपेशीय निर्मित होती है, लंबाई इसकी 9 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी दीवारें संकुचनशील, फैलना या सिकुड़ना है, जिसे हम क्रमांकुचन बोलते हैं। मतलब जब हम भोजन नीचे की साइड में जाता है तो डायरेक्टली नीचे नहीं चला जाता है, ये जो नली है ये फैलती सिकुड़ती रहती है, जिसे क्रमांकुचन बोला जाता है, और दबाव के कारण जो है वो नीचे की साइड में भोजन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि भोजन इस ग्रास नली में, ये वाली जो नली है, ये वाली जो नली है अपनी ग्रास नली जिसमें भोजन जा रहा है, उसमें अटक जाता है। अटकने के बाद में जैसे तुरंत मस्तिष्क के पास मैसेज जाता है कि आपका भोजन जो है वहां रुक गया है, ग्रास नली में नीचे नहीं जा पा रहा है। तो मस्तिष्क के पास में मैसेज जाता है और उस समय तुरंत जोर से जो डायफ्राम गति करता है और हिचकियां आने लगती हैं आपको। तो ऐसा बोला जाता है कि आप तेज खाना मत खाइए, मतलब एकदम से चबा चबा के खाना खाना चाहिए। अगर आप मोटा खाना खा लोगे तो हिचकी आने के चांस रहेंगे। ओके, तो ये हिचकी अवश्य होता है। उसके अलावा कभी कभी भोजन जब आप ले रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं तो गलती से भोजन अगर श्वसन नली में चला जाता है तो डायफ्राम जो है वो एकदम तेज गति करता है, और जिसे हम बोलते हैं खांसी का आना। ओके, गलती से अगर श्वसन नली में अगर भोजन चला गया है तो खांसी आती है। ओके, कभी कभी ग्रास नली में भोजन रुक जाता है, जिसे गिराने हेतु डायफ्राम गति करता है, जिसे हिचकी बोला जाता है। कभी कभी खाना वायुमार्ग में प्रवेश करता है, ऐसी परिस्थिति में डायफ्राम पूर्ण शक्ति से उसे मुख से बाहर निकाल देता है। इसे सामान्य भाषा में खांसी आना कहते हैं। इसलिए खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ओके, तो ये अपना ग्रास नली हुआ। आई थिंक ये आपको ग्रास नली तक क्लियर हुआ। अब ग्रास नली के बाद में अपना अगला पार्ट आता है अमाशय। ओके, अमाशय के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, कार्डियाक, फंडिक एंड पाइलोरिक, ये 3 पार्ट होते हैं। अमाशय जो होता है पेट, ये अपना पेट है। ओके, अमाशय, इसमें सांद्रित HCl होता है, बहुत ही ज्यादा अम्लीय माध्यम होता है। जब हम अपना भोजन ले लेते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे HCl होता है, अम्लीय माध्यम होता है, जो अन्य एंजाइमों को भी प्रेरित करता है,
साथ साथ में अगर आपके भोजन में कोई भी कीटाणु चला गया है, जो वायरस भी चला गया है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको ये घोल देते हैं HCl यानी अम्ल। अम्ल जो होता है तेजाब टाइप का, जिस तरीके से बोलते हैं। तो तेजाब में आप कुछ भी चीज डाल दोगे, आप किसी मच्छर को डाल दो, किसी मक्खी को डाल दो, तो वहां जाकर के वो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से हमारे इस अमाशय में HCl की मात्रा अधिक होती है, पूर्ण रूपेण अम्लीय माध्यम होता है। तो कोई भी अगर आप गलती से कोई वायरस बैक्टीरिया खा भी जाते हैं तो वो यहाँ पे जाने के बाद में खत्म हो जाता है अमाशय में। ओके, इसके अंतर्गत जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइप्रेज, वो देखते हैं। ओके, इसमें सांद्रित HCl होता है जो अमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, जिसके कारण भोजन में आए सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं। यहाँ मिलने वाले एंजाइम सक्रिय होते हैं। ठीक है, अमाशय आहारनाल का अंतिम भाग होता है जहां से भोजन वापस आ सकता है। यहाँ के बाद में अगर भोजन नीचे चला गया यानी छोटी आंत में चला गया तो भोजन वापस नहीं आ सकता। सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवों में अमाशय 4 कक्षकों का बना होता है। यहीं पे सेलुलोज का पाचन बैक्टीरिया की सहायता से होता है। सेलुलोज का नाम मैंने पहले शुरुआत में भी बोला, सेलुलोज यानी एक तरीके से जो लकड़ी होती है वो सेलुलोज होती है, या वृक्ष जो होता है उसका तना जो होता है सेलुलोज का बना होता है। तो बहुत सारे जानवर आप जो देखते हैं जो कि डायरेक्टली हरी घास खाते हैं तो वो सेलुलोज का पाचन करते हैं। उनमें क्या होता है कि 4 कक्षक होते हैं, अलग अलग कक्षक होते हैं। ओके, हमारे मनुष्य के अंतर्गत सिर्फ एक ही पेट होता है, उनमें 4 पेट होते हैं। वो क्या करते हैं, शुरुआत में अपना भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में वापस अपने मुंह में ले आते हैं, मुंह में फिर उसे चबाते हैं, फिर उसके बाद में एक अलग जो कक्षक होता है जिसमें बैक्टीरिया बैठे होते हैं, बैक्टीरिया वाले कक्षक में जाता है और वहां पे जो पाचन होता है सेलुलोज का। ओके, मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। ये अपना गाय भैंस जो आप जानवर देखते हैं जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनके अंदर होता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में एसिडिटी उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप क्या करते हैं, जैसे च्युइंगम आप खा रहे हो तो च्युइंगम खा रहे हो तो दिमाग ने, मस्तिष्क ने मैसेज दिया कि अभी HCl की मात्रा सिक्रीट की जाए क्योंकि कुछ भोजन आने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप भोजन खाने वाले होते हो तो कुछ ना कुछ भोजन आने की चांस की सोच करके ही मस्तिष्क HCl स्रावित कर देता है, और मतलब एक तरीके से सारी लार ग्रंथियां एक्टिव होने लग जाती हैं जैसे ही आपके दिमाग में पता चल जाता है कि भोजन आने वाला है। इवन इफ जैसे कि आप बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और आप सामने रसगुल्ला देख लेते हो तो ऑटोमेटिक आपकी लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं और आपके मुख से लार निकलने लग जाती है, क्योंकि लार ग्रंथियां भोजन को आगे पचाने में सहायक करने वाली हैं। तो इसलिए मस्तिष्क के पास मैसेज पहुंच गया कि भोजन दिख गया सामने, आप तुम लार ग्रंथियों को एक्टिव कर दो, HCl को एक्टिव कर दो, बाकी सबको एक्टिव कर दो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप च्युइंगम खा रहे हो, च्युइंगम को चबाते रहते हो बहुत देर तक, मस्तिष्क के पास मैसेज चला गया कि हाँ भाई कुछ नीचे भोजन आने वाला है, लेकिन आप बार बार उसे थूक देते हो, खाना नीचे पहुंचाते नहीं हो च्युइंगम को, फिर थूक देते हो। तो HCl की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, उससे एसिडिटी होने की संभावना भी होती है। ठीक है, तो अलग अलग कारण होते हैं जिसे HCl की मात्रा बढ़ने के कारण अम्लीयता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में या पेट के अंदर जलन सी भी महसूस होती है। ओके, और इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, आप क्षारीय माध्यम वहां पे प्रोवाइड करा दीजिए, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे। यदि अम्लीयता लंबे समय तक रहती है तो अंदरूनी हिस्सों में घाव उत्पन्न हो जाता है जिसे अल्सर कहा जाता है। और नॉर्मली उल्टी आने के कारण यही होता है कि जब इस तरीके से HCl अधिक हो जाता है, अम्लीयता अधिक हो जाती है, शरीर के अंदर घाव हो जाते हैं नीचे की साइड में, अपना पेट में या अपनी जो ग्रास नली है उसमें घाव हो जाते हैं, तो आपका भोजन खाने का मन नहीं करता है, और अगर कोई भोजन चला भी गया तो उसे वापस फेंकने का मन करता है। इस तरीके से उल्टी आने की संभावना रहती है। तो ये मनुष्य का पेट वाला हिस्सा या अमाशय वाला हिस्सा मैंने आपको दिखाया जिसके अंदर संतृप्त HCl अधिक मात्रा में होता है। अब इसमें पाचन कैसे होता है, देखो अमाशय में निम्न एंजाइमों का श्रवण होता है, पेप्सिन का, रेनिन का और गैस्ट्रिक लाइप्रेज का। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, रेनिन जो होता है वो बच्चों में निकलता है और दूध में प्रोटीन कैसिन नाम से एक प्रोटीन पाया जाता है, उसे पचाने में सहायक होता है। ठीक है, तो रेनिन हमें हमारे शरीर में नहीं निकलता है, पेप्सिन जो होता है वो हमारे शरीर में निकलता है जो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। रेनिन जो होता है बच्चों में निकलता है और दूध में कैसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, उसे पचाने में सहायक होता है। गैस्ट्रिक लाइप्रेज इसकी मात्रा कम होती है, ये वसा को पचाने में सहायक होता है। तो अब आप देखिए हमारा प्राइमरी उद्देश्य क्या था शुरू से ही, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये बड़े बड़े अणु हैं और इन्हें हमें छोटे छोटे अणुओं में बदलना है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना है, कार्बोहाइड्रेट को हमें ग्लूकोज में बदलना है, ठीक है, और वसा को हमें बसीय अम्ल में बदलना है। ये हमारे प्राइमरी उद्देश्य थे। अब अमाशय में देखिए, अमाशय में
पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने में सहायक है, तो प्रोटीन को पचाने में सहायता प्रदान कर रहा है। उसके अलावा गैस्ट्रिक लाइप्रेज ये वसा को पचाने में सहायक हो रहा है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे सारी चीजों का पाचन किया जाना शुरू हो चुका है। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, ठीक है, अमाशय से निकलने वाला रस का माध्यम अम्लीय होता है। यहाँ भोजन 4 से 5 घंटे रहता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है। आगे बात समझ में, इनमें हमारे द्वारा वसा पचाया जा रहा है पेट के अंतर्गत, प्रोटीन भी पचाया जा रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं पचाया जा रहा है। तो अभी कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ है जो कि छोटी आंत में पचाया जाएगा। ओके, अब हम आज चलते हैं आगे। छोटी आंत, छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है, सबसे लंबी संरचना होती है, इसका व्यास कम होता है, पाचन का अंतिम स्थान यही होता है। ओके, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो रस निकल के आते हैं या एंजाइम निकल के आते हैं वो होते हैं अग्नाशय रस या पैनक्रियाटिक जूस, उसके अलावा पित्त रस, ठीक है, या बाइल जूस, और उसके अलावा छोटी आंत का रस जो पाचन करने में सहायक होते हैं। अग्नाशय रस जो होते हैं वो सभी अवयवों का पाचन करते हैं, यानी प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का, जिसके अंतर्गत ट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये होते हैं, और ये पूर्ण रस कहलाते हैं क्योंकि सबका ये पाचन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। पित्त रस ये वसा का पायसीकरण कर देता है, छोटे अणुओं में बांट देता है, फिर वहां से ग्लूकोज को परिवर्तित करने के लिए एंजाइम होते हैं। और छोटी आंत का रस जो होता है वो भी पूर्ण रस होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है, और यहां से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, ग्लूकोज, उसके अलावा अपना बसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, उनका अवशोषण किया जाता है सूक्ष्मांकुरों के द्वारा, और शरीर में खून के द्वारा, ब्लड के द्वारा उन्हें अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ओके, इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र, जो शुरू में मैंने आपको बता दिए थे। ओके, तो छोटी आंत में पाचन कैसे हो रहा है? अमाशय के पश्चात भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, यह भोजन के पाचन का अंतिम स्थान होता है। यदि कोई भोजन यहाँ पच नहीं पाता है तो मल के साथ उत्सर्जित हो जाता है। ओके, भोजन के पाचन में छोटी आंत में अग्नाशय से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय रस, पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस यानी बाइल जूस, ठीक है। आहार नाल की सबसे लंबी रचना होती है ये पता ही आपको, और इसका व्यास कम होता है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है और अवशोषण के लिए सूक्ष्मांकुर होते हैं। ठीक है, यहाँ छोटी आंत से जुड़े हुई अलग अलग सूक्ष्मांकुर होते हैं जो हमने अब पचा लिया है भोजन, उसको पूरे शरीर में फैलाने के लिए होते हैं। ओके, अब इसमें मैंने 3 अंग अलग अलग बताए और 3 शब्द भी अलग अलग बता दिए। ठीक है, देखो एक शब्द मैंने आपको बता दिया अग्नाशय रस, ठीक है, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय रस, और इसके साथ में पैनक्रियाटिक जूस इसे बोलेंगे। ठीक है, अग्नाशय नाम से मैंने एक अंग भी बताया था आपको। ओके, उसके अलावा एक अंग बताया था मैंने लीवर, यकृत, ठीक है, यकृत। इस यकृत से पित्त रस निकलता है, पित्त रस निकलता है, बाइल जूस। यकृत अपने पास नहीं रखता है उस पित्त रस को, और जो पित्त रस निकल के आया उसे जमाने के लिए एक पित्ताशय बना देता है। ठीक है, एक पित्ताशय नाम का एक अंग है जो मैंने आपको बताया था, जो लीवर से जुड़ा हुआ है, जिसमें पित्त रस जमा हो जाता है। यकृत, ये यकृत से निकला पित्त रस, इधर की साइड में अग्नाशय, अग्नाशय से निकला अग्नाशय रस, और उसके अलावा छोटी आंत का खुद का रस होता है। तो ये तीनों से निकलने वाले एंजाइम्स और रस जो होते हैं वो इसमें पाचन करते हैं। लीवर एक एक करके देख लीजिए, पित्त रस का निर्माण करता है जिसे पित्ताशय में या गाल ब्लैडर जिसे बोलते हैं वहां पे संग्रहित किया जाता है। लीवर जो होता है उसका काम क्या होता है? विषैले पदार्थों को अवशोषित करना होता है। लीवर ये शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, यूरिया के संश्लेषण में मदद करता है, विटामिनों का संग्राहक होता है और निर्माणकर्ता भी होता है, और इसे तनाव तंत्र का नियामक भी कहा जाता है लीवर को। लीवर का इमेज ये आप देख लीजिए, ये लीवर है। इस लीवर से जुड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा छोटा सा हिस्सा इस तरीके से, और उसका नाम जो होता है वो पित्ताशय बोलते हैं, गाल ब्लैडर। ओके, कुछ लोगों के गाल ब्लैडर में पथरी जम जाती है कभी कभी, तो गाल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है पित्ताशय को। ठीक है, और अगर पित्ताशय को रिमूव कर दिया तो ऐसा कोई सच इफेक्ट नहीं पड़ेगा शरीर पे, लेकिन जो पित्तरस लीवर से निकल रहा है, लीवर बना रहा है पित्तरस को और यहां से निकल के पित्ताशय में स्टोर कर रहा है, अगर हमने इस पित्ताशय को ही हटा दिया तो ये पित्तरस सीधा छोटी आंत में चला जाएगा डायरेक्टली। इसलिए जिनका गाल ब्लैडर रिमूव हो चुका होता है उनको बार बार भोजन खाने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर के अंदरूनी भागों में जो नुकसान ना हो। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनमें ये पित्ताशय नहीं होता है। पित्तरस तो बनेगा लीवर में, लीवर तो सभी जानवरों में होता है, लेकिन उसे स्टोर करने के लिए पित्ताशय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो डायरेक्टली पित्ताशय जो है वो डायरेक्टली जो पित्तरस है वो छोटी आंत में पहुंच जाता है। ओके, मनुष्य में ऐसा नहीं होता। मनुष्य में इसलिए पित्ताशय का निर्माण हुआ
क्योंकि हम बार बार में खाना नहीं खाते हैं, 12 घंटे 24 घंटे का गैप दे दे के खाना खाते हैं, तो पित्ताशय के अंदर पित्त रस जो है वो स्टोर हो जाता है। ओके, छोटी आंत में पाचन कैसे हो रहा है ये आप देख लीजिए एक बार में। छोटी आंत में पाचन भोजन के पाचन का अंतिम स्थान है। इसमें भोजन के पाचन के लिए 3 प्रकार के रस मदद करते हैं, अग्नाशय रस, पित्त रस और छोटी आंत का रस। अग्नाशय ग्रंथि से निकल रहा है, पित्त रस पित्ताशय से निकलता है और बनता कहाँ पे, लीवर में बनता है, ठीक है, यकृत में बनता है और पित्ताशय में स्टोर हो जाता है, फिर वहां से फिर छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत का खुद का रस ये छोटी आंत से स्रावित होता है। अग्नाशय क्या है, ये अग्नाशय रस क्या है, अग्नाशय से निकल रहा है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है जिसमें से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। एंजाइम कौन कौन से निकल रहे हैं, एंजाइम निकल रहे हैं जिसमें से एसिनी नामक का अंग है उसमें से निकल रहे हैं एंजाइम, ट्रिप्सिन, लाइपेज और सुक्रेज। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, लाइपेज जो होता है वसा को पचाने में सहायक होता है, सुक्रेज, माल्टोज और लैक्टेज ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में सहायक होते हैं। ओके, मैंने वहां बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स का अब तक पाचन नहीं हुआ है, ठीक है, और अब पाचन होने वाला है छोटी आंत में, ठीक है, जहां पे सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज जो कि एसिनी नाम का अंग है अपने अग्नाशय ग्रंथि के अंतर्गत वहां से निकल के आ रहे हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स पचाने में सहायक होते हैं। उसके अलावा जो हार्मोन स्रावित करने वाला भाग है उसे बोला जाता है आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें से इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ओके, तो ये बेसिक बातें मैंने आपको समझा दी अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम भोजन के सभी अवयवों को पचाने में योग्यता रखते हैं, इसलिए अग्नाशय रस को पूर्ण रस कहा जाता है। सभी अवयव मतलब वही जो शुरुआत वाली बात बोली मैंने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बसा, इनको पचाना है तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी बचेगा, प्रोटीन भी बचेगा और बसा भी बचेगा। कैसे बच रहा है, एसिनी से निकल रहा है। एंजाइम कौन कौन से एंजाइम निकल रहे हैं एसिनी से, ट्रिप्सिन निकल रहा है जो प्रोटीन पचा रहा है, बोले हाँ सही है प्रोटीन पचा रहा है। उसके अलावा लाइपेज निकल रहा है जो बसा पचा रहा है। उसके अलावा सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज निकल रहा है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पचाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे छोटी आंत के अंतर्गत अपना पाचन हो रहा है इस तरीके से। तो इंसुलिन और ग्लाइकोगोन जो होते हैं वो हार्मोन स्रावित होते हैं। इंसुलिन का काम जो होता है वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम होता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल जाता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिससे रक्त का गाढ़ापन बढ़ता है और हृदय के लिए हानिकारक होता है जिसे डायबिटीज बोला जाता है। इंसुलिन कौन से पार्ट में से निकल रहा है, अपना अग्नाशय से निकल रहा है या पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक वाले हिस्से से निकल रहा है, लैंगरहैंस, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस से निकल रहा है। ओके, तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का नियंत्रण करता है ब्लड के अंतर्गत। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। ग्लूकोज बढ़ गया यानी ब्लड का गाढ़ापन अधिक हो जाता है और गाढ़ापन अधिक होने के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और मनुष्य की उम्र भी घट जाती है, जिसे हम डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी बोला जाता है। ओके, तो इंसुलिन अगर दोबारा से बढ़ा दिया जाए या कंट्रोल जो कम हुआ है उसे बराबर कर दी जाए तो हमारी मधुमेह की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, ये बेसिक बातें हुई अपने जो अग्नाशय से निकलने वाला रस है उसके बारे में। उसके बाद में पित्त रस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बसा का पाचन अच्छे तरीके से होता है। ओके, एंड उसके अलावा इसमें से पित्त लवण और पित्त वर्णक निकलते हैं। पित्त वर्णक कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। पित्त रस का निर्माण यकृत में हो रहा है जिसे हम पित्ताशय में संग्रहित कर लेते हैं। पित्त रस में मुख्य रूप से पित्त लवण और पित्त लवण उपस्थित होते हैं जो बसा का पायसीकरण करते हैं, अर्थात बसा के बड़े अणुओं को भौतिक रूप से छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं ताकि उन पर कोई एंजाइम काम कर सके। इन बसा के छोटे अणुओं पर एंजाइम अपनी पाचन क्रिया प्रारंभ करते हैं। पित्त रस में अल्प मात्रा में पित्त वर्णक भी होते हैं, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये त्वचा के नीचे, आंखों के पास में या नाखून के रूप में संग्रहित हो जाते हैं और ये शरीर का पीला रंग कर देते हैं, इसलिए पीलिया की बीमारी हो जाती है अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है और इसमें सिर्फ पित्त वर्णक और पित्त लवण होते हैं। पित्त लवण क्या काम कर रहे हैं, पित्त लवण बड़े अणुओं को, बसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ रहे हैं। पित्त वर्णक का कोई स्पेशल काम नहीं है, ये अगर अधिक हो जाए तो इनसे पीलिया होने की संभावना रहती है। ओके, और छोटी आंत से निकलने वाला जो रस होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ये पूर्ण रस होता है। पूर्ण रस इन द मीन्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलेगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलेगा और बसा को बसीय अम्ल में बदल देगा। छोटी आंत में ही इस पूर्ण पचे हुए भोजन का अवशोषण करके रक्त में डाल दिया जाता है। तो ये अपना छोटी आंत तक पाचन हो गया। उसके बाद में कुछ भी अगर बच जाता है तो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में एक्चुअली में पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत जो होती है वो फैलती सिकुड़ती रहती है, यानी जब हम कपड़े निचोड़ते हैं इस तरीके से तो उसमें से पानी निकलता है, इस टाइप की बड़ी आंत होती है।
तो अब तक जो पाचन होकर के जो अवशेषित पार्ट निकलने वाला है उसका निचोड़ने का काम करेगा, यानी जो विटामिन, खनिज और पानी जो होंगे वो निकालने का काम करेगा अपनी बड़ी आंत। इसका व्यास अधिक होने के कारण इसे बड़ी आंत बोला जाता है। इसमें अनपचे भोजन को उत्सर्जित करने की क्षमता होती है। पानी और खनिज का ये अवशोषण करने के लिए मुख्य संरचना है। यदि मल में पानी और खनिज की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसे दस्त या डायरिया कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। इन द सेंस ये जो अपनी बड़ी आंत है इसमें कभी कभी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण ये खनिज और पानी के अवशोषण की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसके कारण हमें उल्टी और दस्त होते हैं। ओके, अगर हम कभी भी 2-4-5 दिन तक के लिए कहीं मजबूरी में फंस जाते हैं और आप जो है वो अपना मल त्याग नहीं कर पाते हैं तो मल का कठोर होना लग जाता है, जिसके कारण कब्ज नाम की एक बीमारी हो जाती है। यदि समय पर मल त्याग ना किया जाए तो मल कठोर हो जाता है, जिसे त्यागते समय परेशानी होती है, जिसे कब्ज की बीमारी कहा जाता है। ओके, यदि आहार नाल की लंबाई बढ़ जाती है तो एक हार्निया नाम की बीमारी होती है, जिसमें महिलाओं में पेट के पास जो है वो आहार नाल जम जाती है और पुरुषों में वृषण कोष के पास में वो आहार नाल जम जाती है, जिससे काफी दर्द महसूस होता है। ये बीमारी होती है हार्निया, अगर आहार नाल की लंबाई बढ़ जाती है तो। ओके, और कभी कभी आपने बीमारी सुनी होगी बवासीर, इन द सेंस जब आहार नाल से रक्त की जो वाहिकाएं हैं वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो रक्त वाहिनियों की लंबाई बढ़कर बड़ी आंत से बाहर आ जाए तो मल त्याग करते समय रक्त का स्राव होता है, जिसे हम बवासीर की बीमारी कहते हैं या पाइल्स की बीमारी कहते हैं। अपेंडिक्स मैंने एक छोटा सा अंग बताया था, मानव के साकार प्रकृति को स्पष्ट करता है। आदि मानवों में यह सेलुलोज के पाचन में सहायक रहता था, ठीक है। सेलुलोज यानी साकार के रूप में आप लकड़ी खा रहे हो, डायरेक्टली फूल पत्तियों को खा रहे हो। खरगोश में सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स में ही होता है, जिसके कारण पचा हुआ भोजन मल के साथ उत्सर्जित होता है। इसी कारण खरगोश अपना मल भी खाता है। इन द सेंस खरगोश ने कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स होता है वो सेलुलोज का पाचन करता है और पाचन करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो वहां से शरीर में अवशोषित नहीं कर पाता है। अपेंडिक्स के बाद में वो ग्लूकोज बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत के बाद में वो बाहर निकल जाता है। तो खरगोश जो होता है खुद का ही मल को खाता है। नॉर्मली आप अगर खरगोश पालते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो ये बेसिक जानकारी है। खरगोश अपने खुद के मल को खाता है क्योंकि उसने पहली बार जो खाना खाया उसमें सेलुलोज था, उसका पाचन अपेंडिक्स में हुआ और फिर जो ग्लूकोज बना उसके मल में निकल के चला गया, फिर उस दोबारा से ग्लूकोज का वो अपने शरीर के अंदर लेता है। तो ये अपेंडिक्स मान लीजिए मनुष्य के शाकाहार होने के व्यवहार को दर्शाता है। वर्तमान समय में अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कभी अपेंडिक्स अगर बढ़ जाती है तो दर्द होता है उसके कारण, इसलिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हुए उसे काट दिया जाता है। ओके, अभी कुछ समय पहले एक नया हिस्सा भी खोजा गया है अपनी आहार नाल के अंतर्गत, जिसका नाम दिया गया है मेजेंट्री। पाचन तंत्र में खोजा गया नया अंग है, छोटी आंत अग्नाशय और पित्ताशय के जंक्शन पर मिलता है। इसका अध्ययन होने पर आहार नाल की बीमारियों के बारे में हमें मदद मिलेगी। तो मेजेंट्री एक नया भाग है जिसके बारे में सिर्फ इतना जान लो कि आहार नाल का ये हिस्सा है जो कि अग्नाशय, पित्ताशय और छोटी आंत के जंक्शन पे जो है वो नया खोजा गया पार्ट है। ओके, कभी कभी आपने सुना होगा कि बैरिएट्रिक सर्जरी, ये नाम क्या होता है। तो कुछ लोगों को मोटापा कम करने के लिए उनकी छोटी आंत की जो लंबाई है उसे कम कर दिया जाता है, छोटी आंत की लंबाई को काट दिया जाता है। तो उससे क्या है कि भोजन जो है वो कम खाता है आदमी, ठीक है, तो उससे हो सकता है कि मोटापा कम होने के चांस होते हैं। तो बैरिएट्रिक सर्जरी मोटापे से मुक्ति के लिए प्रचलित तरीका है। इसमें छोटे आंत की लंबाई को काट कर छोटा कर दिया जाता है, जिससे शरीर भोजन की मांग कम करता है और व्यक्ति के भार में कमी आ जाती है। तो ये अपना लेक्चर होता है पाचन तंत्र वाला, ठीक है। भोजन के 5 चरण बताए मैंने। सबसे पहले अंतःग्रहण, हमने भोजन को अंदर लिया, उसके बाद में पाचन किया, शरीर ने पाचन किया। अवशोषण किया, अवशोषण जो ग्लूकोज, बसीय अम्ल, अमोनियम अम्ल निकले उनका अवशोषण छोटी आंत में हुआ। उसके बाद में स्वांगीकरण हुआ और उसके बाद में परित्याग हुआ। स्वांगीकरण जो होता है उस जो अवशोषित हुआ वो पदार्थ है उसको पूरे शरीर में फैला देना, और परित्याग यानी मल का त्याग कर देना। ये अपने भोजन के 5 चरण होते हैं। ओके, यांत्रिक पाचन मैंने आपको बता दिया था, दांतों में यांत्रिक पाचन होता है, बाकी पूरा अंदर की साइड में रासायनिक पाचन होता है। ओके, अब इस बात को फिर से दोबारा से मैं 3D में आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि अब आप पूरी तरीके से समझ जाए। बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई हों लेकिन अब शायद आपको समझ में आ जाएगी। 3D तो नहीं, अब यही वाला इमेज यूज कर लेते हैं ताकि आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मैं लिख करके समझा सकूं। ओके, ये वाला इमेज हम यूज करने वाले हैं, एक एक चीज को रिवाइज कर देंगे इसके अंतर्गत। ओके, सबसे पहली बात, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है?
बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलना है। बड़े अणु कौन कौन से हैं? जो हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है। बाकी जो है खनिज लवण, उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो कार्बोहाइड्रेट को हमें ग्लूकोज में बदलना है, प्रोटीन को हमें अमीनो अम्ल में बदलना है और वसा को बसी अम्ल में बदलना है। ये पूरे अंग करने वाले हैं ये काम। सबसे पहले हमने भोजन को लिया मुख में। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, उनमें टाइलिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में सहायक होता है। तो स्टार्च को वो अपना माल्टोज में बदल देता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले मुख में पाचन शुरू हो चुका है। मुख में ही एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम निकल रहा है, जो अपने भोजन में कुछ गलत बैक्टीरिया चल गए हैं उनको मारने का काम कर रहा है। ओके, ये मुख का काम हो गया। उसके बारे में मैंने 1-2 हिस्से और बताए थे। जीभ वाला मैंने आपको पार्ट बता दिया, जिसमें अलग अलग स्वाद कलिकाएं होती हैं, समय के साथ में उनकी संख्या कम होती जाती है। और ये भी बताया था तीखा कोई स्वाद नहीं है, ये धीमे से कोशिकाओं का जलना होता है। दांतों के बारे में मैंने पूरा बताया था, दंत सूत्र बता दिया था। 2 सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत वाले मैंने बताए थे, इंसाइजर, उसके बाद में 1 कैनाइन, फिर उसके बाद में 2 मोलर, उसके बाद में 3 प्रीमोलर। स्थायी दांत होते हैं जो 14-15 साल की उम्र के बाद में आते हैं, और बच्चों के जो दांत होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। ओके, अक्कल लाड़ मैंने बताया था कि 23-24 साल की उम्र में आती थी, वर्तमान समय में नहीं आती है। दांतों से और जीभ से आगे मैंने एक हिस्सा बताया था, जो मैंने बताया था कि जब हम आ करते हैं तो आपको एक घंटेनुमा एक संरचना लटकी हुई दिखती है, उसे युवला बताया था। ठीक है, अगर रात्रि में सोते समय जो होता है वो युवला की लंबाई बढ़ जाती है, उसके कारण खर्राटे आते हैं। उसके बाद में ग्रसनी बताई थी, जिससे श्वास नली और भोजन नली दोनों जुड़ी होती हैं, और मैंने वहां पे एक ढक्कन भी बताया था जिसका नाम था एपिग्लोटिस। ठीक है, जो कि श्वास नली को भोजन नली से अलग करता है। अगर गलती से भोजन श्वास नली में चला जाता है तो हमें खांसी आती है, और जो अपनी ग्रास नली होती है उसमें भोजन अटक जाता है तो हमें हिचकियां आती हैं। ठीक है, हम ग्रास नली के बाद में हम नीचे की साइड में गए थे अमाशय। अमाशय में बेसिकली अम्लीय माध्यम अधिक होता है। ठीक है, ये अमाशय वाला हिस्सा, ये हिस्सा अमाशय। ठीक है, अमाशय में बेसिकली जो होता है वो HCl अधिक होता है। उसके अलावा वहाँ पे अलग अलग एंजाइम क्रिया करते हुए भोजन को जो है वो बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम गए थे छोटी आंत में। छोटी आंत की सहायता के लिए अलग अलग रस निकल के आते हैं। अग्नाशय से निकल के आता है अग्नाशयी रस, ये अग्नाशय है। ठीक है, इस अग्नाशय से निकल के इस तरीके से अपना ये भोजन वाला हिस्सा, ये अग्नाशय से निकल के अपना छोटी आंत में जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनका जंक्शन होता है। लीवर में निर्माण होता है पित्तरस का, जिसे जमा कर दिया जाता है लीवर के द्वारा। ये लीवर है, निर्माण कर रहा है पित्तरस का, लीवर जमा कर देता है किसमें? पित्ताशय में। ठीक है, और इधर की साइड में अग्नाशय, अग्नाशय से निकलने वाला है जो रस है उसे अग्नाशय रस बोलते हैं। लीवर से निकलने वाला पित्तरस है जो पित्ताशय में जमा होता है, वो फिर छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में पित्ताशय से निकल के आते हैं और अग्नाशय से निकल के आते रस हैं। उसके अलावा छोटी आंत का रस है वो आपस में वहां पे मिल करके भोजन को पाचन करते हैं, और छोटी आंत में जो बचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण कर दिया जाता है। उसके बाद में जो बचा हुआ भोजन है वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, लेकिन बड़ी आंत में से खनिज और पानियों का अवशोषण कर लिया जाता है। अगर जो बैक्टीरिया के कारण कभी कभी बड़ी आंत पूर्ण रूप में कार्रवाई नहीं कर पाती है, तो पानी का और खनिजों का अवशोषण नहीं कर पाती है, तो इसलिए हमें दस्त की बीमारी हो जाती है। ओके, कुछ लोगों में जो ये अपना आहार नाल है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो उसके कारण हार्निया की बीमारी होती है। और अगर आहार नाल से निकलने वाली जो रक्त के स्रावित करने वाली नलिकाएं हैं वो बाहर निकल जाती हैं, जो कि अपने एनस वाले पार्ट से बाहर निकल जाती हैं, तो लोगों को मल त्याग करते समय खून का स्रावण होता है, जिसे हम बवासीर की या पाइल्स की बीमारी कहते हैं। तो बेसिकली हमने ये पूरा लेक्चर देख लिया है, जिसमें हमने पाचन तंत्र के बारे में ज़्यादातर चीज़ें क्लियर कर ली हैं। शुरुआत हमने पाचन से की थी कि पाचन क्या होता है, आवश्यकता क्यों होती है और कैसे होता है। आहार नाल और संबंध ग्रंथियों को साथ साथ में लेके चला मैं। ओके, मुख से लेकर के हम अंतिम पार्ट तक गए थे। एक बार लास्ट में उन एंजाइम्स को और दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, अमाशय से पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज ये निकलते हैं। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, रेनिन कैसीन प्रोटीन के सहायक होता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसा के पाचन में सहायक होता है। ओके, और उसके अलावा अपना छोटी आंत में जो होता है वो लीवर से निकलने वाला रस होता है, पित्तरस, जो पित्ताशय में जमा हो जाता है।
और छोटी आंत का रस जो होता है वो होता है। ओके, तो यहाँ पे जो पाचन होता है छोटी आंत में, वो धीरे धीरे करते हुए पाचन के बाद में जो फाइनल पदार्थ जो होता है वो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और बसी अम्ल होता है, जिसे अवशोषण कर लिया जाता है। तो इस तरीके से अपना पाचन तंत्र वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। मे बी कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, बट कुछ एक चीज़ों को आप रट लेना जो मैंने आपको बताया है, और आई थिंक जो मैंने इमेज बताई है उसको अपने हाथों से ड्रॉ करने की कोशिश कर लेना, तो आगे आपके लिए यूजफुल रहेगी। ओके, तो एक दो पॉइंट और इस लेक्चर में शामिल करने आपको। इससे संबंधित रोग वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, एंड उनसे रिलेटेड पाचन तंत्र से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड देख लेते हैं कि आप उनका आंसर दे पाते हैं इस लेक्चर को देखने के बाद में या नहीं। देखो, मैंने पीलिया आपको बताया था, यकृत से निकलने वाला बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पित्तवर्णक जो होते हैं, तो उनकी अधिकता होने के कारण वो जो है वो त्वचा व आँख के नीचे जम जाते हैं पित्तवर्णक, जिनसे पीला रंग होता है, जिनका रंग पीला होता है, तो इसलिए वो पीलिया रोग होता है। यानी जो पित्तवर्णक होते हैं उनकी अधिकता के कारण, पित्तवर्णकों की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया। वैसे तो पीलिया की अलग अलग दवाइयाँ भी आती हैं, बट पीलिया को अगर आप बिना कोई दवाई लिए भी सही कर सकते हो, अगर खाना पीना सही कर दो और वसा को कम मात्रा में लो, तो ऑटोमेटिक जो है वो पीलिया जो है वो सही हो सकता है, क्योंकि वो लीवर जो होता है वो ऑटोमेटिक ये कंट्रोल कर लेता है। ओके, देन अगला उल्टी या वॉमिटिंग, ये मैंने आपको बताया, ये आमाशय में संग्रहित पदार्थों के मुख से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित उल्टी केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है, जिसका मेन कारण में से मैंने आपको एक बताया था कि जब जो आमाशय होता है, अपना पेट जो होता है, उसमें HCl की मात्रा अधिक बढ़ती जाती है, तो फिर एसिडिटी भी होती है, और जब घाव हो जाते हैं, अपने जो ग्रास नली होती है उसमें घाव हो जाते हैं, तो उसके बाद में ये उल्टी आने के चांस भी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में दस्त लगना मैंने बताया था, जबकि अपना बड़ी आंत जो होती है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती है विषाणु और जीवाणुओं के कारण, तो उस समय जो है वो दस्त लगने हो जाते हैं। यानी वो बड़ी आंत जो होती है खनिज और पानी का अवशोषण सही से नहीं कर पाती है। विषाणु या जीवाणु के संक्रमण के कारण मल में जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, इससे भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। तो ये मैंने आपको बताया था बड़ी आंत के अंतर होता है। कब्ज मैंने आपको बताया था कि जब आप लंबे समय तक जो है वो मल का त्याग नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे कठोर मल बन जाता है, जिससे मल को त्यागने में आपको परेशानी होती है। कब्ज में मलाशय में मल रुक जाता है और आंत की सक्रियता अनियमित हो जाती है। ओके, अपच, इनडाइजेशन, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। इस स्थिति में भोजन पूरी तरीके से नहीं पचता है, पेट भरा भरा महसूस होता है, एंजाइमों के श्रावण में कमी हो जाती है, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, अधिक भोजन करने या मसालेदार भोजन करने के कारण ऐसा रोग उत्पन्न होता है। मधुमेह, मैंने डायबिटीज़ के बारे में बताया था। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, यानी इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो अगर जो ग्लूकोज की इंसुलिन कम हो जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो है वो रक्त जो है वो अधिक गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, यह रोग इंसुलिन के अल्पस्राव, अल्प यानी इंसुलिन की कमी के कारण होता है। जब शरीर की कोशिकाएं रक्त में उपस्थित ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती हैं तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इस कारण यह रोग होता है। भारत में लगभग 5% लोग जो हैं मधुमेह से पीड़ित हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन के अधिक स्राव के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, इससे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। यहाँ पे मधुमेह में क्या हो रहा था कि इंसुलिन जो है वो कम हो गया है, और इंसुलिन कम होने के कारण ग्लूकोज बढ़ गया है। हाइपोग्लाइसोसीमिया में क्या हो रहा है, इंसुलिन अधिक हो गया है, इंसुलिन अधिक हो जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, इसके कारण ये हो रहा है। इससे जनन क्षमता एवं दृष्टि क्षमता प्रभावित होती है। बवासीर का मैंने आपको बताया था, इस दशा में मलाशय की सिराएं जो होती हैं अव्यवस्थित हो जाती हैं और वहाँ से रक्त स्रावित होता है। ठीक है, लीवर सिरोसिस यानी यकृत सिरोसिस, यह यकृत से संबंधित रोग है, जिसमें यकृत का बाह्य आवरण एवं मांसपेशियां कठोर होने लगती हैं। मनुष्य में यह बीमारी अधिक शराब पीने, हेपेटाइटिस बी, सी के वायरस के संपर्क में आने से होती है। वर्तमान में इससे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है यकृत प्रत्यारोपण, लिवर ट्रांसप्लेशन। ओके, इसके अलावा पेचिस, गलसुआ, हैजा, ये भी पाचन तंत्र से संबंधित जो है बीमारियां। बाकी इनमें से सबको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पीलिया बता चुका हूँ, उल्टी, दस्त, कब्ज, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका था लेक्चर के अंतर्गत। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो हैं वो आपको देख लेने चाहिए। ट्राई करते हैं आप क्या ये लेक्चर देखने के बाद सवाल सॉल्व कर पाते हो। पहला सवाल लेते हैं, भोजन नली की दीवारों के संकुचन एवं प्रसरण की गति क्या कहलाती है? मैंने बताया था कि जो नली होती है उसका फैलना, सिकुड़ना, ये होता है, इसे बोला जाता है क्रमांकुचन। संकुचन और प्रसरण दोनों को मिलकर के क्या बोलते हैं? क्रमांकुचन।
एंजाइम एक क्या है, एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम जो पहले से क्रिया चल रही है उसकी गति को बढ़ा देता है, तो ये जैव उत्प्रेरक है, बायोकैटलिस्ट है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये एंजाइम है। गैस्ट्रीन जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है। ओके, मैंने आपको वहाँ बताया हुआ है। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार का मैंने बताया था ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। लेक्चर आप दोबारा से देख लेना अगर ध्यान नहीं रहा हो तो। शुरुआत में अगर बायो पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम रहे, बट इस लेक्चर्स को आप 2-2 बार 3-3 बार देख लोगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है? पित्तरस का उत्पादन लीवर में, यकृत में होता है और वहाँ से वो पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, वही सेम सवाल। वसा का पाचन करने के लिए एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में किसके द्वारा स्रावित होता है? लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। अगर वसा का जलीय अपघटन करेंगे तो निश्चित सी बात है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल निकलेगा। ओके, तो कुछ एक सवाल आप वहाँ डायरेक्टली आंसर नहीं दे पा रहे होंगे, बट ठीक है 1-2 सवाल ऐसे हो सकते हैं, बट मोस्टली आप कवर कर रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख उत्पादन होता है? जब कार्बोहाइड्रेट पच जाता है तो पचने के बाद क्या उत्पाद बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। मैंने ध्यान दिलाया था वसा से बनता है बसीय अम्ल और प्रोटीन से बनता है अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज। ओके, उसके बाद में अगला सवाल, शरीर में कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए काम आता है? तो गुर्दा। ये अपने नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाले हैं उनमें देखेंगे। बर्मीफार अपेंडिक्स एक क्या है? अवशेषी अंग। अपेंडिक्स क्या है? ये मैंने बताया कि इसका आज के समय पे कोई उपयोग नहीं है, तो ये अवशेषी अंग हो गया है। पुराने समय पे माना जाता था कि ये सेलुलोज का पाचन करता होगा, बट वर्तमान समय में इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए अपेंडिक्स को अवशेषी अंग माना जाता है। उसके अलावा अपना अक्कल दाढ़ जो मैंने बताया था, जो 32वां दाढ़ 29 से लेके 32 तक यानी लास्ट वाला जो दांत है, मोलर का अंतिम वाला जो भाग है, अक्कल दाढ़ जिसे बोलते हैं, वो आजकल नहीं आती है, तो वो भी एक अवशेषी अंग है। मानव शरीर के क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हासवान यानी पीछे की साइड से कौन सा क्रम है? तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया था। ठीक है, तो वो देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा, लेक्चर में आपको दिख जाएगा। पहला ग्रहणी होता है, उसके बाद मध्यांतर आता है, उसके बाद शेषांतर आता है। इसमें उल्टी साइड से पूछा तो पहला शेषांतर लिख देंगे, फिर मध्यांतर और फिर ग्रहणी। बाकी ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होता है? तो मदरा के रूप में लिया गया अपरस्कृत अल्कोहल जो होता है वो पाचन तंत्र की भित्तियों से बहुत तेज गति से जो है अवशोषित किया जाता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया होती है? जीवित प्राणियों में ग्लूकोज को CO2 व H2O में विघटित करना, एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है वो अपना श्वसन प्रक्रिया जो आने वाली है उसमें आपको क्लियर बताया जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये भोजन के बड़े अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को हमने उसके छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, ग्लूकोज में, उसके बाद बसीय अम्ल में और अमीनो अम्ल में। अब इनका ऊर्जा के रूप में कैसे उपयोग लेना है वो अपनी कोशिका के अंदर जाने के बाद में होगा। ओके, तो ग्लूकोज जो है वो CO2 और H2O में टूट जाएगा, साथ साथ में ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, वो आगे होने वाला है। ओके, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण ये नहीं है, ये आंसर नंबर बी इसका सही है। ओके, अगला सवाल, दांत मुख्य रूप से बने हुए होते हैं डेंटाइन के। मैंने 2 भाग बताए थे, एक बताया था एनिमल और एक भाग बताया था नीचे वाला। ऊपर वाला है एनिमल जो शरीर का सबसे कठोर भाग है, नीचे वाला जो बताया डेंटाइन। ठीक है, तो डेंटाइन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने हुए होते हैं। एनिमल की परत होती है ऊपर। ओके, पित्त रस में कौन सा पित्त वर्णक उपस्थित होते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो ये सिक्रेटिन जो है वो छोटी आंत में स्रावित होता है। तो इस तरीके से अपना पाचन तंत्र से रिलेटेड पूरा ये लेक्चर कंप्लीट होता है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपने देख ली हैं। धन्यवाद, जय हिंद।